बच्चों, मैं आप सबको इस YouTube पाठशाला के लिए स्वागत करती हूँ। बच्चों, अब आप 21-22 साल शैक्षणिक साल के लिए स्वागत करते हुए 10वीं कक्षा की प्रथम पाठ यानी मातृभूमि कविता के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। बच्चों, आपका 9वीं कक्षा में एक पहली कविता थी, वेरी गुड, जय जय भारत माता। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित उस कविता के बारे में कवि भारत माता के बारे में, भारत माता के जो प्राकृतिक सौंदर्यता है इसके बारे में जानकारी दी है। वैसे ही आपका पहली कविता है मातृभूमि। ये मातृभूमि कविता का विधा है, पाठ का विधा है कविता। इस कविता के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। तो आपको एक पाठ हो तो आपको ध्यान रखने का 2 अंश है। पहला है पाठ का विधा और दूसरा है पाठ के लेखक। समझ में गए? जो कविता लिखते हैं उसे हम कहते हैं कवि, इसलिए मातृभूमि कविता के कवि हैं भगवती चरण वर्मा, लेखक नहीं, कवि है। समझ में गए? हाँ, देखो, मातृभूमि पहली कविता है, उसकी रचयिता है, रचनाकार है, कवि है भगवती चरण वर्मा। तो बच्चों, आप सबके पास किताब है। किताब के पुट संख्या 2 में लेखक के परिचय है। अब उसको ध्यान से पढ़ना है और जो इम्पोर्टेंट है उसको अंडरलाइन करके लिखना है। मैं भी उस कवि के बारे में कुछ जानकारी देती हूँ। मातृभूमि कविता के कवि है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा 30 अगस्त 1903 में जन्म हुआ है उनका। उन्होंने बहुत परिश्रम करके BA और LLB परीक्षा की। विचार नवजीवन नामक 2 पत्रिका है, पत्रिका था तब, उसके संपादक थे और उसके साथ साथ उन्होंने आकाशवाणी के कई केंद्रों में काम किया है। समझ में आ गए बच्चों? ये पत्रिकाओं में संपादक भी थे। ನಾವು ಸಂಪಾದಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸಂಪಾದಕರು ಅಂತ, उस काम भी किया है हमारा मातृभूमि कविता के कवि भगवती चरण वर्मा। और उसके साथ साथ आकाशवाणी में भी काम किया है। उसके साथ साथ उनका जो चित्रलेखा एक उपन्यास है, उस उपन्यास 2 बार फिल्म हुआ है। समझ में आ गए बच्चों? हाँ, तो उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। उसमें कुछ है बोले बिसरे चित्र, मेरे नाटक, ऐसे बहुत सारे रचनाएं आपकी किताब में भी हैं। उदाहरण के लिए बोले बिसरे चित्र, खिलौने पतन, तीर छाछ, टेढ़े मेढ़े रास्ते, युवराज चूंडा, मेरी कहानियां, ऐसे बहुत सारी रचनाएं की हैं भगवती चरण वर्मा जी। उन्होंने बहुत सारे रचनाओं में देशभक्ति का जो झलक है उसको दिखाया है। समझ में गए बच्चों? तो अब आगे चलेंगे। इस पाठ के इस कविता का आशय क्या है? भगवती चरण वर्मा ने इस कविता में क्या बताया है, इसके बारे में चर्चा की है। तो आपके किताब में जो पुट संख्या 2 में पहले जो बॉक्स में है, आप उसको देखना। भगवती चरण वर्मा के नाम को हिंदी साहित्य में आदर के साथ लिया जाता है। ये आदर का मतलब है
वेरी गुड, सम्मान गौरव के साथ लिया जाता है। प्रस्तुत कविता में कवि के देश प्रेम की झलक दिखाई है। इस कविता में देश प्रेम के बारे में बताया है। वे मातृभूमि को प्रणाम करते हुए उसमें विद्यमान अपार वन संपदा खनिज संपत्ति का वर्णन करते हुए भारत के महान विभूतियों का स्मरण करते हैं। इसमें कवि भगवती चरण वर्मा ने क्या क्या बताया है? पहला है देश प्रेम की झलक, और उसके साथ साथ क्या है? भारत में विद्यमान खनिज संपत्ति के बारे में, वन संपत्ति के बारे में, और उसके साथ साथ भारत के महान विभूतियों के बारे में, महान संतों के बारे में, महापुरुषों के बारे में, उन महापुरुषों का स्मरण किया है इस कविता में कवि भगवती चरण वर्मा। इस कविता से भारत की महानता का परिचय प्राप्त होता है। इस कविता में हमें भारत की जो महानता है इसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलता है, परिचय मिलता है। बच्चों समझ में आ गए? मैं 2-3 वाक्य में बताती हूँ। मातृभूमि पाठ का विधा है कविता। इस कविता का रचनाकार है, कवि है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 अगस्त 1903 में हुआ था। उन्होंने आकाशवाणी में भी काम किया है और उसके साथ साथ पत्रिका में संपादक के रूप में भी काम किया है। उन्होंने बहुत सारे रचनाएं की हैं। उसमें चित्रलेख एक उपन्यास है। इस उपन्यास 2 बार फिल्म हुआ है। समझ में आ गए बच्चों? और इस पाठ का आशय है, इसमें देश प्रेम का झलक दिखाया है। प्रकृति सौंदर्य, वन संपत्ति, खनिज संपत्ति और उसके साथ साथ भारत के महान विभूतियों का परिचय दिया है। बच्चों अब सीधा चलेंगे कविता के ओर। मैं उस कविता को एक बार गाती हूँ, आप सब उसको ध्यान से सुनना और उसके बाद आप दोहराना। समझ में गए बच्चों? देखिए, मातृभूमि भगवती चरण वर्मा। मातृभूमि शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभूमि शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। तेरे उर में शायद गांधी, बुद्ध और राम, मातृभूमि शत शत बार प्रणाम, शत शत बार प्रणाम। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युक्त वन उपवन, फल फूलों से युक्त वन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तो बांट रही है सुख संपत्ति धन दाम। मातृभूमि शत शत बार प्रणाम, शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप
लुहुटे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम मातृभूम शत शत बार प्रणाम, शत शत बार प्रणाम। बच्चों अब क्या करना है, उसको एक बार सुनना है और किताब को साथ में रखकर ही उसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि साहित्य इधर है, उस गाना उधर है। समझ में गए बच्चों? मैं इसके जो बाबत है उसको बताते जाती हूँ, आप उसको पेंसिल या पेन रखना है। आप किताब में ही लिखना है तो पेंसिल में अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है उस कठिन शब्द को, और उसके पास हिंदी में हो तो हिंदी में, और आपको समझ किस भाषा में आपको समझ में आता है, हाँ कन्नड़ है तो कन्नड़ में आप अर्थ को लिखना है। समझ में गए? हाँ देखो, मातृभूमि भगवती चरण वर। इस कविता के द्वारा कवि मातृभूमि की विशेषता का परिचय देते हुए छात्रों के मन में देश प्रेम का भाव जगाना चाहते हैं। जगाना का मतलब है ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸೋದು, ಜಗಾನ का मतलब है ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸು, ಎಚ್ಚರಿಸು, ಜಗಾನ ಎಚ್ಚರಿಸು, ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸೋದು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಕವಿತೆಯ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಮರೆತು ಕೂತಿರೋರನ್ನು ಸಹ ಎಚ್ಚರಿಸುವಂತಹ ಆಶಯವನ್ನ ಈ ಪದ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. मातृभू शत शत बार प्रणाम। बच्चों आपको पता है कवि इधर देशभक्ति से मातृभूमि भारत माँ का वंदन कर रहे हैं। कितना वंदन? शत शत। ये शत का मतलब क्या है? वेरी गुड, कितना? 100 वर्ष। 100 बताते ना, शत का मतलब है 100। ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಸಹ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ನಿಮಗೆ ಶತ ಶತ ಪ್ರಣಾಮ, 100 ವಂದನೆಗಳು. ಕ್ಯೂ? ಕ್ಯೂಂಕಿ ತುಮ್ अमरों की जननी है। मैं तुमको पहली बार शत शत बार प्रणाम करना चाहता हूँ क्योंकि तू अमरों की जननी है। इधर तू कौन है? वेरी गुड, भारत माँ या मातृभूमि। मातृभूमि किसकी जननी है? जननी का मतलब क्या है? वेरी गुड, माँ। माँ माता। तू अमरों की जननी है। ये अमर का मतलब क्या है? आप लिखना है मृत्युहीन। मृत्युहीन का मतलब क्या है? हाँ, मृत्युहीन का मृत्यु नहीं मिला, मृत्यु मिला, जो कभी नहीं मरता, जो कभी नहीं मरता। ಇದೇನಿದು ಹೊಸ ಥರ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾನೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಯಲೇಬೇಕು, ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಮರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಜಾಣಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಮರರು ಅಂತಂದರೆ ಶರೀರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನಲ್ಲ. ಅವರ ಶರೀರ ಹೋಗಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಳೆದರು, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಳೆದರೂ ಸಹ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಜನಮನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಂತಹ ಅಮರರಿಗೆ ನೀನು ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶತ ಶತ ಬಾರ प्रणाम। प्रणाम का मतलब है नमस्कार। है ना बच्चों? कौन है वो अमर? तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। ಯಾರು ಅಮರರು? ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವರೆಲ್ಲರೂ ಅಮರರೇ ಅಲ್ವಾ? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೋತೀವಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಮರರೇ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಈ ಭೂಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ತನಕ ನಾವು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹವರನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು. ಕವಿಗಳದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ರಾಜರುಗಳನ್ನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅಶೋಕ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂದು ನಾವು ಅವರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಮರರು ಅಂತೀವಿ. ಅವರು ಶರೀರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು
ಎಷ್ಟೊಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ಅಮರರನ್ನ ನೀನು ಅಂತಹ ಅಮರರಿಗೆ ನೀನು ಜನ್ಮವನ್ನ ನೀಡಿದೀಯಾ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ UN ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅಂಶ. ओके, सो मैं आपको शत शत बार प्रणाम करना चाहती हूँ क्योंकि तुम अमरों की जननी है. आगे देख, तेरे उर में शाहिद गांधी बुद्ध और राम. निन्न मडिलिनल्ली इंदू सह शाहिद. शाहिद का मतलब क्या है? वेरी गुड, शाहिद सोया. ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಚಿರನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು? ಗಾಂಧಿ, ಬುದ್ಧ, ರಾಮ್. आगे चल, मातृभू शत शत बार प्रणाम. समझ में आ गए उस पैरा, उस पंक्ति? वेरी गुड. आगे चल, हरे भरे हैं खेत सुहाने फल फूलों से युतवन उपवन. अब कवि प्रकृति सौंदर्य के बारे में बता रहे हैं, है ना? जो भारत माँ के जो खेत हैं, खेत का मतलब क्या है? खेत का मतलब है ಜಮೀನು, ಹೊಲ, ಗದ್ದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ತೋಟ. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ? खेत. खेत कैसा है भारत का खेत? हरे भरे. हरे भरे का मतलब है ಹಚ್ಚ ಹಸುರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. क्या है? हरे भरे हैं खेत सुहाने. सुहाने का मतलब क्या है? सुंदर. खेत कैसा है? सुहाने है. सुहान का मतलब है सुंदर है और उसके साथ हरे भरे है, ಹಚ್ಚ ಹಸುರಾಗಿದೆ. ಹಚ್ಚ ಹಸುರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅದೇನಾಗಿದೆ? ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇದೆ. तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन. ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಖನಿಜಗಳು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹ ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು. ಕದರ್ ಹೈ अंदर. अंदर का मतलब क्या है? ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ, ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम. बच्चों, इधर मुक्त का मतलब है. मुक्त का मतलब क्या है? इधर पार्शियलिटी ಇಲ್ಲ, ಸಮಪಾಲು, ಸಹಬಾಳ್ವೆ. आपने सुना है ना कन्नड़ में? ಯಾರು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಮಾನ ಪಾಲು. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಪಾಲಿದೆ. ಭಾರತ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಪಾಲನ್ನ ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತ. ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತ मतलब है ಯಾರಿಗೂ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಭಿನ್ನ ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತನ್ನ, ಧನವನ್ನ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಬಾಂಟನ का मतलब है ಹಂಚು. ಬಾಂಟ मुक्त हस्त से. मुक्त हस्त से का मतलब क्या है? ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾತೃಭೂ ಶತ ಶತ ಬಾರ್ ಪ್ರಣಾಮ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಆಗಿದೆ. एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप दूसरे हाथ में. तुम्हारा एक हाथ में क्या है? वेरी गुड, न्याय पताका है. ನ್ಯಾಯ ಪತಾಕ. ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀಯಾ. ಭಾರತವನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಸಮಾಜ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ, ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ
ಏಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ದೇಶ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಪಂಥ, ಭಾಷೆ, ಇಷ್ಟು ವಿವಿಧತೆಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸಮಾನವಾದಂತಹ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏಕ ಹಾತ್ ಮೇ ತುಮಾರಾ ದೋ ಹಾತ್ ಹೈ, ಏಕ ಹಾತ್ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ನ್ಯಾಯ ಪತಾಕ ಹೈ. ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನ್ಯಾಯ ಅಲ್ವಾ? ನ್ಯಾಯದ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ಓಕೆ. ಅವ್ರು ದೂಸರೆ ಹಾತ್ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಜ್ಞಾನ ದೀಪ. ನಿನಗೆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಜ್ಞಾನ ದೀಪವಿದೆ. ಜಗಕ್ಕ ರೂಪ ಬದಲದೆ ಹೇಮ. ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕವಿಯಲ್ಲಿ? ಜಗತ್ತ ರೂಪ ಬದಲದೆ, ಜಗತ್ತಿನ ರೂಪವನ್ನೇ ನೀನು ಬದಲಾಯಿಸು. ಏನಾಗಿದೆ? ಜಗತ್ತಿನ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ, ಬಡತನ ಇದೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಕೋಮುವಾದ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಹೋಗಲಾಡಿಸು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ? ಜಗಕ್ಕ ರೂಪ ಬದಲಿದೆ ಮಾ. ನಮಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿಸು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ನ್ಯಾಯ ಪತಾಕ ಹೈ और दूसरी हाथ में है ज्ञान दीप. कोटि कोटि हम आज साथ में, आज तुम्हारे साथ कितने हैं भारतवासी? कोटि कोटि भारतवासी हैं. सभी का जो सहकार तुमको है, इसलिए आप क्या करना है? जग का जो रूप है, जग में जो समस्या है, उसको क्या करना है? परिहार करना है, उसको हल ढूंढना है. गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम. क्या करना है? जय हिंद का नाद. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವರ ಹೊರ ಬರಬೇಕು. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸಮಜ್ ಮೇ ಆಗೆ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು. ए जय हिंद का जो नाद है, नाद का मतलब क्या है? एक गूंज का मतलब क्या है? हाँ, ಅದರ ಒಂದು ನಾವು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾರುತ್ತೆ ಅಂತೀವಲ್ವಾ? ಜಯ ಹಿಂದ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವರ. ಇದರ ಗೂಂಜ್ का मतलब हम कह सकते हैं ಸ್ವರ. ಅದೊಂದು ಸ್ವರ, ಅದೊಂದು ಧ್ವನಿ ಬರೀ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೊಳಗುವಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಬೇಕಂತೆ? ಸಕಲ ನಗರ ಅವ್ರ ಗ್ರಾಮ. ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಯ ಹಿಂದ್ ಕಾ ನಾದ ಗೂಂಜ್ನ ಹೈ. ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಬೇಕಿದು. ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು. ಮಾತೃಗೂ ಶತ ಶತ ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ನಾನು ಶತ ಶತ ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ತೆ ಹೂँ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸರಳವಾದಂತಹ ಪದ್ಯ. ಸೊ आप क्या करना है? उसको 2, 3, 4 बार दोहराना है. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ರಾಗವಾಗಿ ಹಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಾಗವನ್ನು ಕಲ್ತುಬಿಟ್ಟು, ಅಲ್ಲ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕವಿತಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯಕ ವರ್ಣನ್ ಕೀಜಿಯೇ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಕೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಪದ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಬರೆಯೋದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಸೊ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಭಾರತ್ ಮಾತೃಭೂಮಿ को शत शत बार प्रणाम करना चाहते हैं क्योंकि मातृभूमि अमरों की जननी है. मातृभूमि अमरों की जननी है, इसलिए बार बार शत शत बार प्रणाम करना चाहते हैं. दूसरा अंश है मातृभूमि के अंदर पूर्व में गांधी, बुद्ध, राम शायित है. ये सभी जो अमर हैं वो सब पूरा जो अमर
महान व्यक्ति विभूतिया ये सब भारत के जो उर्मे ಅವಳ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ सो रहा है। और नेक्स्ट स्टैंजा में कवि कहते हैं मातृभूमि के खेत हरे भरे हैं, अच्छा हसुराಗಿದೆ और उसके साथ साथ क्या है, सुंदर भी है। सुहाने, सुहाने का मतलब मैंने बताया, सुहाने सुंदर, खेत सुंदर है। भारत भूमि के अंदर क्या भरा हुआ है, ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ಅಪಾರ ಮಾತ್ರಾ में ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ क्या है, ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಇವೆ। भारत में इसको कैसे बांट रही है, कैसे बांट रही है, ಹೇಗೆ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, हाँ मुक्त हस्त से बांट रही है। ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಭಿನ್ನ ಭೇದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಮಪಾಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸಮವಾಗಿ ಪಾಲನ್ನ ಹಂಚ ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತ का मतलब है ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನ भारत में उसको बांट रही है। और तीसरा स्टैंजा में क्या बताया है कवि ने, भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है, उसके जो सहारा लेकर कवि कहते हैं तुम्हारे साथ हम कोटि कोटि भारतवासी है, आप क्या करना है, आप इस भारत देश के जो रूप है, इसका जो स्वरूप है, इसमें जो कमी है उसको, हाँ क्या करना है, उस कमी को पूरा का पूरा छोड़ना है, इसमें जो भी समस्या है उसको परिहार करना है, हल ढूंढना है। और उसके साथ साथ कवि कहते हैं जो जय हिंद का नाद है, इस जय हिंद का नाद को सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಾದವನ್ನ, ಸ್ವರವನ್ನ, ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಸಕಲ ನಗರ और ಗ್ರಾಮ, ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। आशा करती हूँ आपको इस कविता समझ में आ गया है और उसके साथ साथ आप इसको अच्छी तरह से गाना भी सीखा है ना। हाँ, जो प्रश्नोत्तर है मैं पूछती हूँ, आपको उत्तर देना है। कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं बच्चों, आपका उत्तर है किसको प्रणाम कर रहे हैं, मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। भारत माँ के हाथों में क्या है, मैंने बताया एक हाथ में न्याय पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। और आज माँ के साथ कौन है, वेरी गुड, आज माँ के साथ कोटि कोटि भारतवासी है सभी। और क्या गूंज उठना चाहिए, हाँ सभी, और इसका मतलब है सकल नगर और ग्राम में जय हिंद का नाद गूंजना चाहिए। भारत के खेत कैसे हैं, हाँ भारत के खेत वेरी गुड हरे भरे और सुंदर है, हरे भरे और सुंदर है। भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है, भारत भूमि के अंदर व्यापक मात्रा में खनिज संपत्ति भरा हुआ है। सुख संपत्ति धन दाम को वहाँ कैसे बांट रहे हैं, एक मुक्त हस्त से बांट रहे हैं। जग के रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं, ಯಾರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಜಗದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸು ಅಂತ, वेरी गुड, भारत माँ से निवेदन कर रहे हैं। जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए, वेरी गुड, सकल नगर और ग्राम, सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए। बच्चों अब ये है एक वाक्य के प्रश्नोत्तर, 2-3 वाक्य में है भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए हैं। मैंने दूसरी क्लास में ये भावार्थ कैसे लिखना है मैं बताती हूँ। अब सिर्फ जो दूसरा स्ट्रैंजा है उसका भावार्थ लिखना है, उसको वाक्य
बनाकर लिखना। इस कविता के रूप में है। बताइए, हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युक्त वन उपवन। मातृभूमि के खेत हरे भरे हैं, है ना, ये सुंदर है। उसका वन और उपवन फल फूलों से भरा हुआ है। ये है भावार्थ। वैसा लिखना है। भारत भूमि के अंदर बहुत सारे खनिज संपत्ति हैं। उस पूरे खनिज संपत्ति को मातृभू यानी भारत माता मुक्त हस्त से बांट रही है। मुक्त हस्त से बांट रही है। इतना बस ये है प्रकृति सौंदर्य। और दूसरा प्रश्न है, मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है। बच्चों, मैंने लास्ट टाइम में बताया, एक हाथ मातृ भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञान दीपक। जग के जो स्वरूप है उसको बदलने के लिए कोटि कोटि भारतवासी हैं। सकल नगर और ग्राम में जय हिंद का नाद गूंजना चाहिए। समझ में आ गए बच्चों? हाँ, इस कविता को आप अच्छी तरह से कंठस्थ करना है, क्योंकि एक कंठस्थ के लिए भी है। आप इसको कंठस्थ करना है। आप इसको प्रश्नोत्तर को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेजती हूँ। आप उसको सुंदर ढंग से लिख कर मुझे भेजना है। नहीं तो आप सैटरडे डेली आते हैं ना, शनिवार तब आकर मुझसे करेक्शन करा के जाना है। समझ में गए? आशा करती हूँ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಠ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। ಧನ್ಯವಾದ।